आज हम व्यवसाय अध्ययन में पाठ 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के अंतर्गत प्रवर्तन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रवर्तन से क्या आशय है। प्रवर्तन से आशय व्यावसायिक सुअवसरों की खोज करना तथा द्रव्य या धन, संपत्ति और प्रबंध योग्यता को संगठित करना है जिससे लाभ अर्जित किया जा सके। इस प्रकार प्रवर्तन में व्यावसायिक अवसरों की खोज तथा उनसे लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से पूंजी, संपत्ति तथा प्रबंध योग्यता की किसी व्यावसायिक संस्था के रूप में संगठित करने की क्रिया को शामिल किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रवर्तकों के अधिकार। चूँकि कंपनी निर्माण का पूर्ण कार्य पूंजी की व्यवस्था सहित प्रवर्तक ही करते हैं, अतः इनके कुछ अधिकार होते हैं जो निम्न हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रवर्तकों के अधिकार। पहला है प्रारंभिक व्यय पाने का अधिकार। कंपनी के निर्माण में प्रवर्तक जो भी व्यय करते हैं उस राशि को प्राप्त करने का अधिकार प्रवर्तकों को है। अंतर नियम में कोई व्यवस्था या सूचना हो तो उसका पालन अवश्य करना चाहिए। दूसरा अधिकार है पारिश्रमिक पाने का अधिकार। चूँकि कंपनी के निर्माण में प्रवर्तक कठिन परिश्रम करते हैं, अतः इसके लिए वे पारिश्रमिक पाने के अधिकारी बनते हैं। पारिश्रमिक मुख्य रूप से कमीशन, लाभ या एकमुश्त राशि आदि के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। प्रवर्तक के तीसरा अधिकार है तृतीय पक्षकारों से राशि पाने का अधिकार। जब तक कंपनी अस्तित्व में नहीं आती, प्रवर्तक द्वारा किए गए सभी व्यवहारों के लिए तीसरे पक्षकारों से राशि वसूलने का अधिकार प्रवर्तकों को है। चौथा है भुगतान की गई राशि पाने का अधिकार। प्रवर्तक द्वारा तृतीय पक्षकार को यदि राशि भुगतान की गई है और यह भुगतान कंपनी के हित में हो तो ऐसी भुगतान की गई राशि को पाने का अधिकार है। ये थे प्रवर्तकों के अधिकार। प्रवर्तक का अर्थ होता है उस व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह से है जो एक व्यावसायिक इकाई को अस्तित्व में लाने के लिए विभिन्न कार्य करता है, उसे हम प्रवर्तक कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रवर्तकों के दायित्व। प्रवर्तकों के ये दायित्व जो है उसमें पहला है गुप्त लाभ प्रकट करना। प्रवर्तक प्रक्रिया के दौरान प्रवर्तक द्वारा कोई गुप्त लाभ लिया जाता है तो उसे अवश्य प्रकट करना चाहिए तथा उसका महत्वपूर्ण हिसाब कंपनी को देना चाहिए। दूसरा है संपत्ति के क्रय से होने वाली हानि के लिए उत्तरदायी। लापरवाही पूर्वक या नियम के विरुद्ध कोई संपत्ति प्रवर्तकों के द्वारा खरीदी जाती है और इससे हानि होती है तो इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। तीसरा प्रविवरण में त्रुटि के लिए दायित्व। प्रविवरण के निर्गमन के समय यदि प्रवर्तकों से कोई त्रुटि हो जाती है या गलती हो जाती है तो उसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। चौथा संविदा पूर्ण होने तक उत्तरदायित्व। प्रवर्तकों द्वारा तृतीय पक्ष से जो भी संविदाएं की जाती है जब तक वे पूर्ण नहीं हो जाती उनके लिए वे उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद है नंबर 5वां प्रवर्तकों की मृत्यु या दिवालिया होने पर संपत्ति की वसूली। यदि किसी प्रवर्तक की मृत्यु हो जाए या वह दिवालिया घोषित हो जाए तो कंपनी प्रवर्तक की निजी संपत्ति से राशि वसूल कर सकती है। छठवां है प्रविवरण के वैधानिक त्रुटियों के लिए उत्तरदायी। प्रवर्तक द्वारा यदि प्रविवरण को निर्गमित करने में कोई गलती की जाती है या त्रुटि की जाती है और उससे अंशधारी को कोई हानि होती है तो इसके लिए प्रवर्तक उत्तरदायी होगा। उसके बाद है नंबर 7 कपट या लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व। प्रवर्तक द्वारा कंपनी के निर्माण में
कोई कपट किया जाता है या लापरवाही के लिए कोई क्षति उठानी पड़े तो प्रवर्तक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। नंबर 8, परिसमापक की रिपोर्ट पर दायित्व। कंपनी के समापन के समय परिसमापक की रिपोर्ट में यदि प्रवर्तक द्वारा कपट या छल आदि सिद्ध हो जाए तो वह अंशधारियों के आवेदन पर न्यायालय द्वारा ऐसी हानि की राशि देने के लिए प्रवर्तक को बाध्य कर सकता है। नंबर 9, प्रवर्तक को सजा। कंपनी अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत यदि प्रविवरण में कोई मिथ्या वर्णन है तो इसके लिए 2 वर्ष की सजा या 5,000 रुपये या दोनों दंड दिए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रवर्तकों के उत्तरदायित्व की कोई सीमा नहीं है, अतः उन्हें पूर्ण सावधानी से प्रवर्तन का कार्य करना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे प्रवर्तकों के कार्य एवं महत्व। प्रवर्तकों के कार्य निम्नलिखित है। पहला है कंपनी के निर्माण की कल्पना करना। प्रवर्तक को सबसे पहले कंपनी के निर्माण की कल्पना करनी पड़ती है, क्योंकि कल्पना के बिना भविष्य की योजना नहीं बनाई जा सकती। दूसरा है प्रवर्तक की योजना बनाना, प्रवर्तन की योजना बनाना। दूसरा कार्य, निर्माण की कल्पना करने के बाद कंपनी के निर्माण की एक विस्तृत योजना प्रवर्तक द्वारा बनाई जाती है, जिसमें स्थान, पूंजी, कर्मचारी, निदेशक आदि का समावेश किया जाता है। तीसरा है समस्याओं पर विचार विमर्श। प्रवर्तन के दौरान अनेक समस्याएं आती है, अतः विभिन्न सलाहकारों व विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर समस्याओं का निदान किया जाता है। नंबर 4, निदेशकों की खोज। प्रथम निदेशकों के रूप में कार्य करने तथा कंपनी के सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम व्यक्तियों की खोज करना प्रवर्तक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। नंबर 5, प्रारंभिक संविदा करना। यदि किसी विद्यमान व्यवसाय को या चालू व्यवसाय को क्रय कर कंपनी का निर्माण किया जा रहा है, तब विक्रेता से आवश्यक संविदा करने का कार्य भी प्रवर्तक द्वारा किया जाता है। छठवां, कंपनी का नाम, पूंजी व उद्देश्य निर्धारित करना। उपरोक्त कार्यवाही के बाद प्रवर्तक कंपनी का नाम निश्चित करता है। इसके लिए अधिनियम के प्रावधानों का विशेष ध्यान रखा जाता है और कंपनी का उद्देश्य, पूंजी की मात्रा व स्वरूप भी प्रवर्तक द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसके बाद अगला है 7वां, भूमि, भवन व मशीनरी की व्यवस्था। कंपनी का व्यवसाय भूमि, भवन व मशीनरी के बिना संचालित नहीं किया जा सकता, अतः इन सभी की व्यवस्था करना प्रवर्तक का कार्य होता है। 8वां, आवश्यक प्रलेखों को तैयार करना। कंपनी के महत्वपूर्ण प्रलेख संस्था के अंतर्नियम, पार्षद अंतर्नियम, संस्था के ज्ञापन, पार्षद सीमा नियम व प्रविवरण को नियमानुसार तैयार करने का कार्य प्रवर्तक द्वारा ही किया जाता है। नंबर 9, पंजीकृत कार्यालय का निर्धारण। पंजीकृत कार्यालय के अंतर्गत प्रवर्तक द्वारा उस राज्य का नाम, जिस राज्य में कंपनी का कार्यालय है, या फिर नगर या शहर का नाम तथा स्थान आदि का निर्धारण किया जाता है। नंबर 10, बैंकर्स, दलाल, लेखा परीक्षक, अंकेक्षक, सचिव आदि की नियुक्ति करना। ये सभी कार्य प्रवर्तक के द्वारा ही की जाती है। इसके बाद अगला है 11वां, न्यूनतम अभिदान की राशि एकत्रित करना। एक सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम अभिदान के बिना व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकती, अतः इस राशि को प्राप्त करना प्रवर्तक के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। नंबर 12, प्रारंभिक व्ययों का भुगतान। ये ऐसे व्यय होते हैं जो कंपनी के निर्माण के दौरान किए जाते हैं, अतः इन व्ययों का भुगतान प्रवर्तक को ही करना पड़ता है।
नंबर 13, वित्त व्यवस्था करना। वित्त या पूंजी के बिना व्यापार की कल्पना करना व्यर्थ है, अतः प्रवर्तक को पूंजी प्राप्ति के साधन से संबंधित कार्य भी करना पड़ता है। नंबर 14, शेयर बाजार में सूचीयन। कंपनी के अंशों व ऋण पत्रों के क्रय विक्रय के लिए रजिस्टर्ड या पंजीकृत शेयर बाजार में कंपनी के अंशों व ऋण पत्रों का पंजीयन कराना प्रवर्तक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। नंबर 15, आवश्यक प्रपत्रों को तैयार करना। रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों को तैयार करना व पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा कर कंपनी का पंजीयन कराने संबंधी कार्य प्रवर्तक द्वारा ही किया जाता है। नंबर 16, निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना। उपर्युक्त समस्त कार्य होने के बाद प्रवर्तक को निगमन प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार से प्राप्त करना होता है, तभी कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। नंबर 17, व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना। एक प्राइवेट कंपनी निगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है, परंतु पब्लिक कंपनी को अपना व्यापार प्रारंभ करने के लिए रजिस्ट्रार से व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। यह कार्य प्रवर्तक द्वारा किया जाता है। प्रवर्तक द्वारा किए जाने वाले उपर्युक्त कार्यों से कंपनी में इनका विशेष महत्व है। इसके बाद हम देखेंगे प्रवर्तकों का पारिश्रमिक। प्रवर्तक कंपनी के निर्माण के संबंध में विचार से लेकर व्यापार प्रारंभ करने तक अनेक कार्य तथा जोखिम भरे कार्य करते हैं, जिसका पारिश्रमिक मिलना उचित एवं न्याय संगत है। अतः इस पारिश्रम को निम्न प्रकार से दिया जाता है। पहला, एक निश्चित राशि देना। संपूर्ण कार्य के बदले कंपनी प्रवर्तक को एक निश्चित राशि पारिश्रमिक के रूप में प्रदान कर सकती है। दूसरा, कमीशन देना। प्रवर्तकों को द्वारा की गई सेवाओं के बदले उनके द्वारा क्रय की गई परिसंपत्तियों पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जा सकता है। तीसरा, लाभ पर परिसंपत्तियों का विक्रय। प्रवर्तकों द्वारा अपनी संपत्ति व्यापार में विक्रय कर दी जाती है, अतः उन्हें उन परिसंपत्तियों को अधिक मूल्य में विक्रय करने की अनुमति प्रदान कर लाभ दिया जा सकता है, या प्रवर्तकों द्वारा व्यापार के लिए क्रय की गई परिसंपत्तियों पर उचित लाभ भी दिया जा सकता है। चौथा है, प्रवर्तकों को निदेशक या प्रबंधक नियुक्त करना। कंपनी चाहे तो उनकी सेवाओं के बदले कंपनी में प्रबंधक या निदेशक बनाकर उनके पारिश्रमिक का पारितोषण प्रदान कर सकती है।